नमस्कार। हिंदी की तैयारी करने वाले, हिंदी से जुड़े हुए, हिंदी का अध्यापन कराने वाले जो सभी विद्वान जन हैं, उन सभी के लिए मैं एक पुस्तक लेके आया हूँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ अध्ययन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पुस्तक के अंतर्गत आपको आधुनिक काल के जो 100 साहित्यकार हैं, उनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन, उसकी सामग्री आपको मिलेगी। और ये जो पुस्तक है, ये सहायक आचार्य, प्रथम श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, नवोदय विद्यालय हिंदी शिक्षक, नेट हिंदी विषय, सेट हिंदी विषय, हिंदी साक्षात्कार इत्यादि के लिए समान रूप से अत्यंत ही उपयोगी पुस्तक है। और इस पुस्तक में जो साहित्यकार हैं, उन सभी का बाकायदा सचित्र वर्णन किया गया है। एक भी लाइन व्यर्थ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, चाहे किसी की भी वो तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एक रामबाण है। अभी जो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 का लिखित प्रश्न पत्र 1 और 2 जो हुए थे, उनमें भी इस पुस्तक से 40 के करीब प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह पुस्तक जो है बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। तो अब हम इस पुस्तक की जो इंडेक्स है, अनुक्रमणिका है, उसको देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कवर पेज मैंने आपको दिखाया, उसके बाद में ये जो पुस्तक है वो आप देख पा रहे हैं। इसकी अनुक्रमणिका, ये इसकी भूमिका की कुछ पंक्तियां हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो तृतीय सर्ग रश्मि रथी का अंश है, उससे पंक्तियां ली गई है। सारी जो पूरी जो पुस्तक है वो अभ्यर्थियों की आवश्यकताओं, उनकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रख के लिखी गई है। 100 साहित्यकार हैं और जैसा कि अनुक्रमणिका में आप सामने देख पा रहे हैं, पहले हैं इसमें राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। और इन जो 100 साहित्यकार है, ये साहित्यकार काल क्रमानुसार है। यानी कि जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका जन्म 1824 में हुआ। तो उसके बाद में राजा लक्ष्मण सिंह 1826, बाल कृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद 1855। इस प्रकार से पूरी जो आप इंडेक्स को देखेंगे तो आपको इसमें लगेगा कि काल क्रम का पूरा ध्यान रखा गया है। और इस पुस्तक में मैं आपको इसके कुछ अंशों का परिचय देना चाहूंगा। देखते हैं। ये है चौथे साहित्यकार हैं इस पुस्तक के अंतर्गत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि भाई इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, सचित्र इनका चित्र भी दिया गया है। उसके बाद में इनके बारे में विशेष तथ्य क्या है, कौन कौन सी उपाधि इनको मिली है, पत्रिकाएं कौन कौन सी इन्होंने संपादित की है, ये देखिए, कवि वचन सुधा।
और इस पत्रिकाओं का कब ये प्रारंभ हुई उसका सन भी दिया गया है। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में, और उसके बाद में इसकी बाकी की जानकारी भी दे रखी है। ये प्रश्न कई बार आया है, हिंदी गद्य का ठीक वास्तविक रूप सर्वप्रथम इसी में प्रकट हुआ, तो उसका उत्तर हरिश्चंद्र चंद्रिका, और ये कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बाला बोधिनी 1874 में मासिक थी और बनारस से इसका प्रकाशन हुआ। नाट्य रचनाएं अनुदित है कुल 8। विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विखंडन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, गीति नाट्य है जो संस्कृत से हिंदी में अनुदित है। मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, मौलिक नाटक जो है कुल 9 है। उन सभी के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उनकी डिटेल से दी गई है। और उसके बाद में कुल रचनाएं इनकी 70 मानी जाती है। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, 5 उपन्यास लिखे हैं। निबंध इन्होंने लिखे हैं मुख्य रूप से 6 प्रसिद्ध निबंध है इनके। इतिहास ग्रंथ 2 है। विशेष तथ्य है इनके बारे में क्या है कि भाई इन्होंने उनके द्वारा समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। 1873 में तदीय समाज की स्थापना की इन्होंने, और जो है जानकी मंगल एक नाटक है उसमें लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई थी। रसा उपनाम से भी लेखन कार्य किया करते थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। तो और कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि कौन सा हिंदी साहित्य का ऐसा साहित्यकार है जो अपनी अति उदारता के कारण प्रसिद्ध था, तो वो भी उसका जो प्रश्न का उत्तर है वो भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी है। इसके बाद हम देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जो समस्त प्रकार की जानकारी है एक ही साहित्यकार की, उसने कौन सी पत्रिकाएं संपादित की, उसने उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा, वृत्त संस्मरण, या उसने कितनी रचनाओं का अनुवाद किया, कितनी उसकी मौलिक है, कौन कौन से पुरस्कार उसको मिले, उसके बारे में विशेष तथ्य क्या है, उसके प्रसिद्ध कथन क्या है, ये सभी एक इतिहासकार या एक साहित्यकार के बारे में सभी एक ही जगह आपको काल क्रम के हिसाब से उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, मैं आपको डेमो के लिए ले चलता हूँ आगे पृष्ठ 27 पे। ये देखिए सभी जो अपने साहित्यकार है आधुनिक काल के, उनके चित्र सहित यहाँ दिया गया है। अब आ जाइए, देखो अंबिका दत्त व्यास जी है, 8वें क्रमांक पे है पुस्तक में। 90 नंबर पर देवकी नंदन खत्री जी है, इनका सचित्र है, इनके बारे में जो जानकारी है। अब 10वें नंबर पे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी के बड़े उद्धारक के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका फोटो आप देख सकते हैं। अब इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है? 8 रचनाएं हैं, और ये जो संपत्ति शास्त्र, काव्य मंजूषा, नागरिक तेरी यह दशा, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है इसके बारे में। और इसी में बताया गया है कि द्विवेदी युग के अंतर्गत 2 प्रकार की धाराएं थी। अनुशासन की धारा, जिसका नेतृत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं कर रहे थे, और स्वच्छंदता धारा के कवि, इनमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अनुदित रचनाएं कौन कौन सी है इनकी? प्रसिद्ध लेख जो कि ये है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये सरस्वती पत्रिका में 1913 में छपा था। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से ये लेख लिखते थे, और बड़ा प्रसिद्ध लेख है। कवियों की उर्मिला विषेक उदासीनता, साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष इन्होंने कहा है। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हें है, और 15 खंडों में महावीर प्रसाद रचनावली के नाम से इनका संपूर्ण काव्य उपलब्ध है।
और ये जो जानकारी है, मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है, इतनी सारी रचनाएं हैं इनकी, यहाँ 35 उसकी संख्या है। और विशेष तथ्य क्या है इनके बारे में कि 25 वर्ष की आयु में रेल विभाग के अंतर्गत 1 वर्ष नौकरी की और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण 1904 में रेल विभाग की 200 रुपए मासिक की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और स्थायी रूप से सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य में मात्र 20 रुपए प्रतिमास पर कार्य किया, जो उनके अथक त्याग का परिचायक है। और भी बहुत सारे इनकी है, सर्गो नरक ठिकाना नहीं, उनकी प्रसिद्ध कविता है। तो इस पर हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, परीक्षोपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी एक ही जगह 3 पृष्ठों में या 4 पृष्ठों में आपको उपलब्ध करवा दी गई है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे, ये सभी का सचित्र दिया गया है पुस्तक में। अब है मुंशी प्रेमचंद जी, जुलाई इनका जन्म जो हुआ है उसको भी देखा है, सचित्र सामने है। इनके बारे में जो मुख्य तथ्य हैं कि विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया, 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, जिससे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं इस पुस्तक में। कोई भी तथ्य अछूता नहीं है, छोड़ा नहीं गया है। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, उसको अभी अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र ने ही उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया, जो साहित्य आचार्य में पूछा गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इस पुस्तक से 35 से 40 के बीच प्रश्न पूछे गए हैं और आमतौर पर ये सभी भर्ती परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। उपन्यास देख लीजिए, इसको काल क्रम के हिसाब से ये भी प्रश्न पूछा गया था, अभी उपन्यासों को क्रम से जमाना था, तो इन सबको क्रम से जमाया हुआ है काल क्रम के हिसाब से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और उनके बारे में अन्य जो परीक्षोपयोगी ज्ञानवर्धक तथ्य हैं उनको भी समाविष्ट किया गया है। पहली कहानी संसार का अनमोल रतन 1907 जमाना पत्रिका, जो कि उर्दू की पत्रिका थी, में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार से प्रथम कहानी संग्रह के बारे में भी है। पहली कहानी सबसे अनमोल रतन मानी जाती है, उसका भी है। और अंतिम कहानी कौन सी है, नाटक उन्होंने कौन से लिखे हैं, निबंध संग्रह कौन से लिखे हैं, काल क्रम के हिसाब से अनुवाद उन्होंने क्या क्या किया है, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, कब किया है, ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और उनके बारे में विशेष तथ्य क्या है, उन्होंने कब क्या कहा है, वो सारी जानकारी यहाँ है। एक ही जगह प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी है, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, और काल क्रम से उनको प्रस्तुत किया गया है पुस्तक में। मानसरोवर भाग 1 और भाग 2, ये साहित्य का उद्देश्य, कुछ प्रसिद्ध निबंध और ये आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से जो प्रेमचंद जी के बारे में आमतौर पर सभी परीक्षाओं में जो सामान्य तथ्य पूछे जाते हैं, उन सभी को इन 4 पृष्ठों में समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं, यह है चंद्रधर शर्मा बुलेली जी, इनके बारे में भी पर्याप्त जानकारी दी गई है। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी विषय की खासतौर से एक मेरुदंड होते हैं, उनके बारे में देखो चित्र सहित और उनके बारे में विशेष तथ्य हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गद्य कृतियां कौन कौन सी है, इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, व्यावहारिक आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके सैद्धांतिक आलोचना कौन कौन सी है, निबंध कौन कौन से लिखे हैं, निबंध संग्रह के जो भाग है वो कब कब उन्होंने 1939 में प्रकाशित करवाया, उसके बाद में मृत्यु के बाद में किन किन महोदय जो है उन्होंने कराया है, ये सब है। अनुवाद उन्होंने किस किस का किया है, निबंध संग्रह और मनोविकार विषय निबंध, व्यावहारिक समीक्षात्मक निबंध, काव्य चिंतन से संबंधित निबंध,
चिंतामणि भाग 2 में, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में प्रसिद्ध निबंध कौन कौन से हैं, भाग 4 में कौन कौन से प्रसिद्ध निबंध है, प्रसिद्ध कथन कौन कौन से हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, कि भाई ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसे का ब्रजभाषा पर। गोस्वामी तुलसीदास की उक्त भाषाओं में समान अधिकार को विवेचित करते हुए उनका प्रसिद्ध कथन है। वैज्ञानिक समालोचना या आलोचना का सूत्रपात शुक्ल जी ने ही किया। उसके बाद में उनकी निबंध शैलियों का यहाँ दिया गया है। मौलिक रचनाएं, मौलिक कविताएं कौन कौन सी है, और उनके जो कथन है उनके बारे में विशेष जानकारी है वो भी यहाँ दी गई है। सार रूप में ये कहा गया है, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र आलोचना के रूप में नहीं। ये प्रसिद्ध कथन है शुक्ल जी का, जो उस समय के प्रकांड पंडित थे हिंदी के, एक तरह से वो अभिभावक भी थे हिंदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके बारे में उन्होंने कहा है। सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों का प्रेम जीवनोत्सव है, उन्होंने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि माना है। तो इस प्रकार से सारे जो तथ्य हैं एक ही जगह आपको मिलेंगे। भारत देखो 23वां जो बिंदु है, देखिए भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। कविता क्या है, प्रसिद्ध निबंध है उनका, 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और ये बड़ा प्रसिद्ध निबंध है, ये कहा जाता है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो बड़े कथन यहाँ जो शुक्ल जी के हैं, मुख्य कथन भी इसमें शामिल किए गए हैं। विचार विधि उनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है जो पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी है, हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। प्रथम उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी को मिली थी, हिंदी की बड़ी सेवा की है। तो यहाँ देख पा रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप चित्र है इनका जन्म, मृत्यु, मूल नाम क्या था, काव्य गुरु कौन से थे, इनके प्रमुख रचनाएं कौन सी है, रचनाओं का कालक्रम क्या है, जैसे रंग में भंग 1909 में, जयदत्त वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी ये सब काव्य रचनाएं हैं। पंचवटी 1925, कुणाल गीत 1952, काव्य और करबला 1942, पृथ्वीपुत्र 1950, प्रदक्षिणा 1950, हिंदू 1927, त्रिपथका 1928, शक्ति 1928, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1933, और कहीं भी कालक्रम का को भंग नहीं किया गया है। द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, नहुस 1940, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957, अर्जन और विसर्जन 1942, झंकार 1929। और इसी के प्रकार से साहित्य जगत में दत्ता के नाम से जाने जाते थे, लोकप्रिय थे। और फिर बाद में उनका वर्गीकरण किया गया रचनाओं का, राम काव्य कौन सा है, कृष्ण काव्य कौन सा है, वैष्णव भक्ति का संबंधित काव्य कौन सा है, बौद्ध धर्म का कौन सा है, सिख धर्म से संबंधित कौन सी रचनाएं लिखी है, इस्लाम धर्म से संबंधित कौन सी उनकी रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक कौन सी है, महात्मा गांधी से संबंधित कौन सी है, काल्पनिक और विचारात्मक कौन सी है, रचना शैली की दृष्टि से यानी मुक्तक शैली में कौन सी रचनाएं हैं, गीति शैली में कौन सी रचनाएं हैं, नाट्य शैली में कौन सी रचनाएं हैं, पत्र शैली, प्रबंध शैली, और इसके बारे में फिर बाद में उनके बारे में विशिष्ट प्रकार के तथ्य, उनकी रचनाओं के बारे में विशेष जानकारियां भी आपको यहाँ बताई गई है कि कौन कौन सी रचनाओं में किस किस बात पे विशेष फोकस किया गया है। अन्य विशेष तथ्य देखो साकेत के बारे में, और अन्य विद्वानों ने क्या कहा है साकेत के बारे में वो भी आप देख पा रहे हैं। जैसे साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक युग का युग प्रवर्तक महाकाव्य, ये दंत दुलारी वाजपेयी जी ने कहा था। गुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसी स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से इनके बारे में जो विशेष तथ्य हैं उनको भी यहाँ बताया गया है। ये सामंजस्यवादी कवि है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने
उनके बारे में कहा है। तो स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इस प्रकार से भारत भारती को जनवादी काव्य कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे बाबू गुलाब राय जी हैं, उसके बाद ये वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, इनके बारे में विशेष जानकारियां हैं। ये जयशंकर प्रसाद जो हिंदी के गौरव प्रतीक है, उनके बारे में देखो, छायावाद का ब्रह्म उनको कहा जाता है। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके बारे में विशेष तथ्य आप जैसा कि देख पा रहे हैं। बाल नाम इनका झारखंडी था, उपनाम कलाधर है। गुरु का नाम है इनका मोहिनीलाल, और इलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का जनक कहा है। प्रारंभ में कलाधर नाम से ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे। करुणालय हिंदी का प्रथम कीर्ति नाट्य माना जाता है। तो इस प्रकार प्रमुख रचनाएं जो काल क्रम के अनुसार है, प्रेम प्रतीक है, 1905 में रची गई। बाद में इसे पहले ब्रजभाषा में रची गई थी प्रेम प्रतीक, और 1914 में खड़ी बोली में हिंदी में इसको रूपायित किया गया था। फिर बाद में उर्वशी 1909, वन मिनल 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, अब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935, और उसके बारे में विशेष तथ्य हैं। फिर उसके बाद में इनके बारे में, जैसे कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। उनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है कामायनी के बारे में। कामायनी पर चर्चित पुस्तकें कौन कौन सी है, इसके बारे में बताया गया है पुस्तक में। और उसके बाद में आप देखते हैं कि सभी जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में विशेष किस वजह से वो रचना इतनी महत्वपूर्ण है, उसमें सार रूप से किस पे ज्यादा बल दिया गया है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। झरना है इसके बारे में जानकारी दी गई, आंसू है, और ये भी बताया गया है कि जो आंसू है जिनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना सीम गरजती। ये इसका अंतिम छंद है। उसके बाद हम देखते हैं लहर के बारे में। उपन्यास 3 लिखे हैं, कहानियां जो है 5 कहानी संग्रह है। प्रमुख कहानी संग्रह जैसा हम देख पा रहे हैं, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। इस प्रकार से है। एकांकी उन्होंने लिखे हैं, नाटक उन्होंने लिखे हैं, ये भी कालक्रम से इनको बताया गया है। सज्जन 1910, कल्याणी प्रणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914 में, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933 अंतिम नाट्य रचना है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सबकी। तो इस प्रकार से प्रत्येक साहित्यकार के बारे में अभ्यर्थियों या जो परीक्षार्थी हैं जो हिंदी के हैं, हिंदी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। अब हम आगे देखते हैं, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, राहुल सागर दयान जी है, उसके बाद ये पंडित सुदर्शन जी हैं, उन्होंने भी अच्छा लिखा है हिंदी के लिए। सियाराम शरण गुप्त जी हैं, महाकवि निराला, महाप्राण निराला, छायावाद के शिव कहे जाते हैं। इनके बारे में क्या कहें, हिंदी के प्रमुख स्तंभ है, हिंदी को गौरव दिलाया, स्वयं विष पिया और अमृत दिया है। हम देखते हैं आगे इनके बारे में। पहली 1916 में अपनी प्रथम रचना जूही की कली थी। इसके बाद देखेंगे राम विलास शर्मा के अनुसार इनकी प्रथम रचना भारत माता की वंदना जो 1920 में लिखी थी वो है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि देखिए कि काल क्रम के हिसाब से सभी को क्रमबद्ध तरीके से इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। रचनाएं अनामिका 1923, द्वितीय भाग 1938, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अणिमा 1943, कुकुरमुत्ता 1941, नए पते 1946, बेला 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, प्रथम भाग, द्वितीय भाग 1959, राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति 1935, अपरा 1956, सांदे काकली 1969, जो मरणोपरांत प्रकाशित हुई अंतिम रचना है। कविता है जो अत्योत्कंठित 1961 में। और अंतिम पंक्ति है पुनः सवेरा एक फेरा और जी का। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि निराला जी के बारे में जो प्रमुख तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो दिए गए हैं। निराला जी अगर सिर्फ सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वर दे वीणा वादिनी लिखते तो भी हिंदी के पाठकों को उतने ही प्रिय होते जितने अब है। इस प्रकार के चर्चित कविताएं हैं, उनके बारे में विशेष तथ्य हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ओज एवं औदात्य का कवि माना है। उन्होंने अतवाला पत्र और समन्वय पत्र का संपादन किया। मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था, अमीय गरल शशि शिखर श्रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। इसी प्रकार बाकी बहुत अच्छे तथ्य हैं। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां, काव्य पंक्तियां और उक्तियां यहाँ दी गई है। जैसे दिए हैं जगत को मैंने फूल फल, कल्पना के कानून की रानी नु। और ये बड़ी उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नुपुर के स्वर मंद रहे जब तक न चरण स्वच्छंद रहे। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मैंने मैं शैली अपनाई, अर्थ विकल्प इस हृदय कमल में आतू, प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की छोटी राह। फिर आगे, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सरोज स्मृति 1935, स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, अणिमा। और फिर बाद में आगे हैं, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। देखें, फिर 1930 में परिमल की भूमिका में भी लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाने में है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। शुक्ल जी ने इनको कहा है कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा इनमें थी। इतने सारे जो है। और जयशंकर प्रसाद जी ने इनको कहा है निराला हिंदी को ईश्वर की देन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब आगे देखते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं के बारे में। पूरी पुस्तक आप देखेंगे तो आपको एक तरह से मजा आ जाएगा। ये पुस्तक डाक से मंगवाई जा सकती है और विभिन्न बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है। ज्यादातर अभी जो है हिंदी प्रेमी इसको डाक से मंगवा रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी बड़ा नाम है हिंदी में। कल्पना के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। हिंदी के आधुनिक काल का वर्ष इनको कहा जाता है। शब्द शिल्पी भी इनको कहा जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। शुक्ल जी इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। रोला इनका सर्वप्रिय छंद है। तो इस प्रकार से, और इनकी जो रचनाएं हैं अभी साहित्य आचार्य में भी पूछा गया था इससे संबंधित सवाल कि कौन सी रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित है, कौन सी मानवतावादी रचनाएं हैं। उसके बाद में हम देखते हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, बहुत सारे इतिहासकारों के बारे में अच्छी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ। अब है हिंदी के एक और गौरव हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी की जो स्थापनाएं थी उनका दृढ़
और अपने अकाट्य तर्कों से उनको चुनौती देने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके बारे में भी अच्छी जानकारी पुस्तक में दी गई है। सचित्र देखिए, सुर साहित्य लिखा 1936 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, साहित्य का मर्म 1949, नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, सह साधना 1963, साहित्य सहचर 1965, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, मृत्युंजय कविंद्र रविंद्र 1970। इस प्रकार से और निबंध संग्रह जो लिखे हैं, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितार 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, विष के दांत। उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा ये 1976। और प्रसिद्ध कथन जो उनके बारे में है, जो उन्होंने लिखे हैं अपनी रचनाओं में, कि कर्म फल का सिद्धांत भारतवर्ष की अपनी विशेषता है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर क्या करती है, आगे बढ़ जाती है। जिन स्त्रियों को चंचल एवं कुल भ्रष्टा माना जाता है, उनमें भी एक देवी शक्ति होती है। अब यह है, पुरुष निसंग है और स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद्व है और स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। ये उन्होंने अपने उपन्यास जो है बाण भट्ट की आत्मकथा में लिखा है। और मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, ये भी उसी में कहा है। ये बड़ी स्थापना उन्होंने दी है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति साहित्य पर उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तक में अब हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का काल क्रमानुसार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मकथा को भी दिया गया है, विविध रचनाओं को उनके काल क्रम के हिसाब से दिया गया है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा सभी रचनाओं के बारे में बताते समय, इसलिए जल्दी जल्दी इसको स्किप करना पड़ रहा है। ये रामदास सिंह दिनकर जी के बारे में उनकी जो रचनाएं हैं वो काल क्रम के हिसाब से दी गई है, उनके बारे में विशेष तथ्य भी दिए गए हैं। काव्य पंक्तियां, प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी आ गए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इनके बारे में सप्तक जो है इन्होंने कब कब निकाला था। उसके बाद रचनाएं कौन कौन सी है, कहानियां कौन कौन सी है, उनका काल क्रम के हिसाब से क्या है। विपत का 1937, परंपरा 1944, कोटसी की बात 1945, अमर वल्लरी 1945, शरणार्थी 1948, जयदोर 1951 और ये तेरे प्रतिरूप 1951। निबंध संग्रह देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं काल क्रम के हिसाब से। काव्य संग्रह काल क्रम के हिसाब से ये देखिए शायद कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं वो भी दिए गए हैं। उपन्यास कौन सा उपन्यास कब लिखा है और उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है वो भी बताया गया है। संपादित ग्रंथ कौन कौन से हैं उनके द्वारा, उनकी रचना यात्रा की अंतर प्रक्रिया, उनकी डायरिया क्या क्या है, साक्षात्कार क्या है, यात्रा वृत्त उन्होंने कब लिखे हैं, पत्रों कौन कौन से पत्रों का संपादन किया है, उनकी रचनाओं के बारे में विद्वानों की मत क्या है, संस्मरण कौन कौन से लिखे हैं। ये चित्रलेखा तो स्मृति लेखा भी सहायक आचार्य की भर्ती परीक्षा में आया था। मेरे कहने का मतलब है कि सभी भर्ती परीक्षाएं हैं, उनमें से अगर आप इसको अध्ययन करते हैं तो 30-35 प्रश्न आपको सभी में मिलेंगे। प्रसिद्ध कविताएं उनकी कौन कौन सी है, अब है केदारनाथ अग्रवाल। अब हम सीधा चलते हैं कि ये नागार्जुन है, जन चेतना के कवि है, जमीन से जुड़े हुए कवि हैं, इनके बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। उसके बाद विष्णु प्रभाकर जी है, रामविलास शर्मा जी है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इसके बाद भीष्म साहनी जी है, और यह डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका इन्होंने प्रधान
जिसके ये प्रधान संपादक थे, उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ दी गई है कि नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक है और सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था है। उनकी आलोचनात्मक कृतियां भी काफी प्रसिद्ध है। सुमित्रा नंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, शोध ग्रंथ है विचार और विवेचन। जब जब विचार आता है, विचार से संबंधित कोई भी रचना आती है, तो उसका उत्तर ज्यादातर डॉक्टर नगेंद्र को किया जाता है। विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी नाटक 1950, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्ति 1951, विचार और विश्लेषण 1955, अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957, अनुसंधान और आलोचना 1961, कामयानी के अध्ययन की समस्या 1962, रस सिद्धांत 1964, आलोचक की आस्था 1966, आस्था के चरण 1969, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970, समस्या और समाधान 1971, शैली विज्ञान 1976, मिथक और साहित्य 1979, साहित्य का समाजशास्त्र 1982। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रकार की रचनाओं का एक ही जगह, एक ही विद्वान की समस्त प्रकार का साहित्य को एक ही जगह उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। काल विभाजन भी यहाँ दिया गया है। संबंधित पुस्तकें उन्होंने कौन कौन सी की है, ये सब देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, ये देखेंगे। इसके बाद में ये है अमृतलाल नागर जी, 53 अभी तो है। कुल मिला के इसमें 100 साहित्यकारों का बिल्कुल सहज और चित्रात्मक वर्णन किया गया है। उनकी समस्त रचनाओं को एक ही जगह आपको उपलब्ध कराया गया। डॉक्टर देवराज, इनसे भी संबंधित प्रश्न आया था अभी। एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जो प्रगतिवादी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर है, अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। समस्त रचनाएं मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई। जैसे ही प्रकाशित हुई इनकी रचनाएं, तो एक तरह से सितारे बन गए हिंदी जगत के। इनके बारे में प्रमुख कथन आप देख पा रहे हैं। शिवदास सिंह चौहान, विजय कुमार माथुर, अभी भी इनकी से संबंधित प्रश्न आया था। ये जो मैं आपको दिखा दूं यहाँ, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, ये भी प्रश्न आया था। लगभग मैं कह रहा हूँ 40 प्रश्न मिले हैं इस पुस्तक से। कोई भी परीक्षा हो, आपके लिए विशेष सहायक है। अमृता प्रीतम के बारे में है, महिला जो साहित्यकार है उनको भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु, इसके बारे में, इनके बारे में जानकारी दी गई है, विशेष जानकारी है। नरेश मेहता जी है, रागे राघव जी हैं, हिंदी के बड़े, राजस्थान के बड़े साहित्यकार हैं, अच्छा साहित्य लिखा है। रामदास मिश्र जी हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं, इनके बारे में विशेष जानकारियां हैं। कालक्रम के हिसाब से प्रमुख कथन उनके क्या क्या है। इसके बाद मोहन राकेश जी हैं, बड़े नाटककार हैं, आधे अधूरे नाटक जो प्रसिद्ध नाटक है वो लिखा है। कृष्णा सोबती जी है, इनके बारे में बड़ी महिला साहित्यकार है हिंदी की। इनकी जो रचनाएं हैं देख लीजिए कालक्रम के हिसाब से, और क्रम से जमाया गया है। इनकी जो रचनाएं एक ही जगह आपको उपलब्ध कराई गई है। धर्मवीर भारती जी, लक्ष्मण नारायण लाल जी, भी इनकी रचनाएं आई थी, कर्फ्यू नाटक। तो कहने का उद्देश्य यही है, कहने का यही है, देखो कालक्रम के बड़ी चंपा, छोटी चंपा अक्सर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो सारांश यह है, शुक्ल जी का मोटो है, सारांश यह है कि इस पुस्तक में आपको बहुत उपयोगी जानकारी मिलेगी। राजेंद्र यादव जी हैं, इनके बारे में देखो, इन्होंने कौन सी कहानी संग्रह लिखे हैं, कहानियां कौन कौन सी है, उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं। बड़े कहानीकार, बड़े उपन्यासकार और बड़े साहित्यकार हैं हिंदी के। रघुवीर साय जी हैं, उषा प्रेम बोधा जी हैं, मन्नू भंडारी जी हैं, उसके बाद में शरद जोशी जी हैं, बड़े व्यंगकार हैं। कमलेश्वर जी हैं, बड़े कहानीकार हैं और अच्छा काम किया है हिंदी में। पूर्व कालक्रम के हिसाब से बड़ी कहानियां लिखी है, अच्छी कहानियां लिखी है। इसके बाद में आते हैं दुष्यंत कुमार जी, बड़े गजल, हिंदी के बहुत लोकप्रिय गजलकार है।
उनके बारे में है, उनकी प्रमुख पंक्तियां भी यहाँ दी गई है। शंकर शेष जी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो किताब जो है ना, अगर आप चाहें तो अपना किसी भी भर्ती परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित करवा सकते हैं, अपनी ज्ञान का जो दायरा है ना वो बढ़ा सकते हैं। मृदुला गर्ग जी है। अब कितना बताए, ऐसे तो 2 घंटे में भी वीडियो पुराने हो पाए। ममता कालिया जी, पद्मा सचदेवा जी, महिला, और यह है सुरेंद्र वर्मा जी, इनके बारे में प्रभा खेतान जी, पीली आंधी के नाम से इन्होंने जो लिखा था उपन्यास, वो अभी सहायक आचार्य में आया था। मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, या गए चित्रा मुदगल जी हैं, और इस प्रकार से ये कौन है, ये है मेहरुन्निसा परवेज जी है। अब राजस्थान के बड़े हिंदी साहित्यकार नंद किशोर आचार्य जी, इनके बारे में भी सवाल पूछा गया था। ये असगर बजाज जी हैं, और इस प्रकार से हैं ये मंगलेश डबराज, इनसे संबंधित सवाल आया था अभी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, बड़े दलित लेखक हैं। और ये है अरुण कमल जी, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो ये अपनी केवल धार से प्रसिद्ध हुए थे, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और ये जो पुस्तक की अंतिम महिला साहित्यकार है वो अलका सरावगी जी, इनके बारे में दिया गया है। ये स्रोत और संदर्भ पुस्तकें। तो इस प्रकार से ये जो पुस्तक का मैंने आपको परिचय दिया है, ये पुस्तक समस्त प्रकार के हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में, साक्षात्कार में, पात्रता परीक्षाओं में हिंदी में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको सचमुच बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें मिलेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर इसके बारे में, पुस्तक के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी है, तो आप जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लिंक या इस वीडियो की जो वीडियो चैट है उसमें आप चैट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, या मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9636639389, वो आपको मिल ही जाएंगे। आप अगर वहाँ पूछोगे तो वो वीडियो, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और इस पुस्तक के बारे में जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपने इस वीडियो को देखा ध्यान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।